सबको स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जिस स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त है एंड दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते रहो, अमीर बनते रहो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो एंड आज हम लोग देखने जाने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। इसको नाम आपने सुना ही होगा आजकल बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड रिलायंस के डील की वजह से इसका नाम काफ़ी चर्चा में है। इस स्टॉक के बारे में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये ट्रेंडिंग है आजकल टॉपिक है ना। मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर प्लीज़ के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस करूँ इसके ऊपर और आगे क्या करें, कैसे इन्वेस्ट करें, इसके क्या हम लोग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस कंपनी में अभी फिलहाल 400 सिटीज में 1,500 स्टोर है इनके। ओके, बिग बाजार जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है जो आपने सुना ही होगा, इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है। उसके अलग अलग और ब्रांड भी है जो इजडे क्लब है, एफबीबी है, फूड हॉल, हाइपर सिटी, हेरिटेज फ्रेश जो सुपरमार्केट होता है, फूड वर्ल्ड वो भी सुपरमार्केट है, और डब्ल्यू एस स्मिथ वर्ल्ड के और एक इनका ब्रांड है। ये सब आपने अपने सिटीज में देखा होगा। ठीक है, तो इनका जो मेन फ्यूचर ग्रुप अगर देखोगे, इसके इसके अलावा भी फ्यूचर ग्रुप में और भी कुछ ब्रांड है जो सेंट्रल है, ब्रांड फैक्ट्री है, होम टाउन है, ये सब है। लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि ये फ्यूचर रिटेल बोल के अलग ग्रुप, अलग उनका ग्रुप है एंड बाकी अलग एंटिटी में आते हैं जो फ्यूचर लाइफस्टाइल बोल के है, उसमें अलग अलग और ग्रुप है उसके अंडर आते हैं। सो हम लोग देखेंगे आज फ्यूचर रिटेल के बारे में ओनली। ठीक है, सो फ्यूचर ग्रुप जो है स्टार्ट किया था किशोर बियानी जी, वन ऑफ द गुड बिजनेसमैन जो इस ग्रुप को इतना बड़ा किया। वो लोग ने छोटे से सोप सेल करते थे, आज इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन बने। इस कंपनी को फ्यूचर रिटेल को अभी चला रहे हैं राकेश बियानी जी, जो कि इनके किशोर बियानी के कजिन है एंड वो 20 साल से इसी कंपनी से जुड़े हैं। सो ये अभी इस कंपनी को फ्यूचर रिटेल को वो चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या इसमें क्या है, तो इनके लार्ज स्टोर्स जो है बिग बाजार है, एफबीबी, फूड हॉल, ये इनके लार्ज स्टोर कैटेगरी में आता है। स्मॉल स्टोर कैटेगरी में इजी डे क्लब, हेरिटेज फ्रेश, डब्ल्यू एच स्मिथ इसमें आता है। और एक इनका ब्रांड है ईजोन, आपने सुना होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे लैपटॉप, होम अप्लायंस ऐसे सब बेचते हैं लोग। सो ये भी इसके ग्रुप में ही आता है। ठीक है, तो इनके लार्ज स्टोर से इनको कैसे रेवेन्यू आते हैं अगर हम लोग देखने जाएंगे तो उनके लार्ज स्टोर जो बिग बाजार है उस टाइप के स्टोर से इनको ज़्यादा रेवेन्यू जो और ज़्यादा इनका आता है वो फैशन से आता है। ओके, एंड नॉन फूड से 32% आता है, फूड से भी लगभग उतना ही आता है। ठीक है, इनका ग्रॉस मार्जिन भी ज़्यादा आता है फैशन से बिकॉज थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं लोग। एंड नॉन फूड से इनका 22% है, फूड में भी 15% तक उनका मार्जिन है। और ओन ब्रांड कितना उनका कवर करते हैं, तो फैशन ज़्यादा इनका कवर करता है एंड नॉन फूड एंड फूड जो है थोड़ा कम कवर करता है। अगर हम लोग देखने जाएंगे स्मॉल स्टोर्स में, जैसे वो उनका इजी डे क्लब हो या हेरिटेज हो, उसमें फूड ज़्यादा कवर करते हैं क्योंकि वहाँ पे फूड आइटम्स ज़्यादा सेल करते हैं। सो उनको ज़्यादा रेवेन्यू फूड से आता है, नॉन फूड से कम आता है। मार्जिन भी वो लोग का 15 to 17% फूड से आता है, 18% तक नॉन फूड से आता है। एंड उनका ब्रांड कवरेज है इसमें 25 to 28% जो आता है उनके फूड से एंड बाकी नॉन फूड से आता है। ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी कि स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का बिफोर इन्वेस्टिंग करने के पहले। ओके, तो इतना मैं बताया। अगर हम लोग देखने जाएंगे तो नंबर्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रुप के बारे में, रिटेल के बारे में बताने जाओगे तो सबसे बहुत बड़ा स्टोरी बन जाएगी, तो इसलिए सब कुछ कवर नहीं करूंगा मैं। अभी सीधा हम लोग जाएंगे नंबर्स के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर और जो न्यूज़ है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए। सो अगर हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देखने जाएंगे, आप देख रहे हो कैसा है, झूले जैसा बना है ना। पिछले 1 महीने से इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, ये काफ़ी अपर सर्किट में, लोअर सर्किट में, पता नहीं क्या हो रहा है स्टॉक में, ऑपरेटर का गेम बन चुका है। ठीक है, अगर आप देखते हो पहले इसका ऐसा नहीं था। अगर 5 साल के पहले चार्ट हम लोग देखेंगे, इसमें ऐसा नहीं था, ये ठीक ठाक, मतलब ट्रेडिंग तो ठीक हो रही थी, लेकिन काफ़ी अपने ऊपर से नीचे आया है। क्यों इतना नीचे आया वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लगभग कितना था इसका, 600 के का स्टॉक आपको अभी एक 100 के आसपास मिल रहा है ना। सो ऐसा हाल हुआ है स्टॉक का। सो आगे क्या होगा इसमें, मल्टीबैगर बनेगा या डूबेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखने जाएंगे तो इसका प्राइस अभी फिलहाल लगभग लो हुआ था इसका 99, लेकिन 149 का हाई हुआ था कुछ दिनों पहले। तो अभी हम लोग देखने जाएंगे इसका फाइनेंशियल्स। ओके, तो इसके पहले अगर आपको दिखाऊँ मैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम है, सस्ता है काफ़ी, बिकॉज अगर आप इसका पी देखने जाओगे यहाँ पे
जो उसका सेक्टर पी है 68 है, लेकिन इसका पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 7.63 है, काफ़ी सस्ता मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसका एंट्री पॉइंट भी ठीक है क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन इसमें रेड फ्लैग्स है, क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एंड डिविडेंड भी रिटर्न्स इतना नहीं देता है ये, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि नंबर्स जानना ज़रूरी है। तो अगर आप देखते हैं कि फाइनेंशियल्स भी उतने बुरे नहीं है, अगर देखोगे 2015 से कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करते आ रहे हैं, ठीक है। भले उनको बड़ा मार्जिन से नहीं, बट रेवेन्यू ठीक ठाक आ रहा है। अगर इबिटिडा जो उनका प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग, जो कमाई बोल सकते हैं, ओके, जो है वो, सॉरी प्रॉफिट बोल सकते हैं, कमाई सिंपल अर्निंग जो भी है, वो उनका स्टार्टिंग में 2015 में माइनस में था, लेकिन थोड़े ग्रो होते होते अभी 1059 तक आ चुका है, ठीक है। ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ओके। सो ये सब हो रहा है, फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है इतना, प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें कि 600 स्टॉक इतना नीचे क्यों आ गया, ठीक है। ईपीएस पे अगर देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो हो रहा है इसका बैलेंस शीट में देखते हैं, इधर कुछ गड़बड़ है क्या। अगर हम लोग बैलेंस शीट देखने जाएंगे, इनके एसेट्स जो है वो भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव ही हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है लायबिलिटीज में, ठीक है। इनका कर्जा जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, इसी एक वजह से स्टॉक इतना नीचे आ रहा है। इसी एक चीज़ की वजह से स्टॉक को इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही। काफ़ी बीएनईजी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि स्टॉक को इस कर्जे से उठाने के लिए। उन्होंने एनसीडी भी लॉन्च किया था कुछ जून में 2000 करोड़ का, वो भी क्या ये लोग ने आदित्य बिरला को अपना 50% स्टेक जो है वो भी पैंटालून के लिए वो डिवाइड किया था, वो भी कम कम पड़ रहा है इसको। और भी काफ़ी ट्राई करा, अमेजोन के साथ डील करने की कोशिश की, वो भी उतना सफल नहीं हुई है। तो अभी इनको रिलायंस मिला है, उसके साथ डील चल रहा है, पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस एक कारण की वजह से स्टॉक को इतना तकलीफें सहनी पड़ रही है, क्योंकि इसलिए हम लोग हमेशा देखते हैं डेप्ट फ्री स्टॉक, क्योंकि जैसे डेप्ट बढ़ता है तो कंपनी की वाट लगने लगती है, कंपनी दिक्कत में फेस करने लगती है, ठीक है। सो टोटल लायबिलिटीज अभी आपको 6800 करोड़ तक दिखने को मिल रही है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका, ठीक है। अगर कैश फ्लो देखने जाएंगे इनका, तो वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो भी थोड़ा कम ही है। सो उसके बाद अगर हम लोग उसके पीयर्स देखेंगे, तो पीयर्स तो इनके अभी है डी मार्ट है मेन सबसे बड़ा इनका कंप्यूटर डी मार्ट है, क्योंकि डी मार्ट चीज़ें आपको पता है सस्ते में मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डी मार्ट के पास जाते हैं, है ना। सो अगर ये फ्यूचर रिटेल और रिलायंस मर्ज हो जाएगा, या जो भी हो जाएगा सक्सेसफुल डील, तो तब डी मार्ट की भी वाट लगती है, डी मार्ट भी तकलीफ में आ जाएगा, ओके। एंड वी मार्ट जो उतना कॉम्पीट नहीं देता है इसको, फिर भी डी मार्ट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे सकता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके होल्डिंग्स देखने जाएंगे, ये अड़क सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आपको यहाँ पे येलो दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग एक तो कम है, 41% का प्रोमोटर होल्डिंग पे है इसमें, वो भी कम हो रही है, कंसिस्टेंटली कम हो रही है, ठीक है। एंड उसमें से भी इतना जो है प्लेज किया है लोग ने, मतलब आपके शेयर जो है उसने ये लोगों ने गिरवी रखे हैं, 92% यहाँ पे बोल रहे हैं, लगभग 70% के स्टॉक्स इनके शेयर्स जो है वो ये लोग ने गिरवी रखे हैं। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम ये कंपनी फेस कर रही है, ग्रो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये एक रिस्क की फैक्टर है, वेरी वेरी रिस्की फैक्टर है, क्योंकि जब आपके जब आपके शेयर्स जो है गिरवी रखते हैं या प्लेज होते हैं, तो ये रिस्की फैक्टर माना जाता है, क्योंकि कभी भी ये बेच के जा सकते हैं, या जो बैंक के पास जहाँ पे भी लोग ने गिरवी रखे हैं वो लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो भी प्लेज जीरो रहता है वो हम लोग को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। वो देखिए उसके बाद अगर एक म्यूचुअल फंड का 4% होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 11% होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूट 11% का होल्डिंग है, एंड अदर पार्टीज जो हम लोग और हमारे ऑपरेटर इनका 34% का स्टेक है। इसकी वजह से जिसलिए अगर देख रहे हो, अगर अदर पार्टीज का स्टेक जो ज़्यादा है, इसके वजह से ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल है आजकल, अपर सर्किट लोअर सर्किट में फंसा हुआ है। जब से न्यूज़ आया है कि जब से ये खेल बन चुका है, बॉल बन चुका है ऑपरेटर के हाथ में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लोअर से अपर, अपर से लोअर ये फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका हाल है। अगर न्यूज़ अगर देखना चाहोगे इस स्टॉक में क्या चल रहा है कैसा है, वो आपको यहाँ आपने देख ली और देखेंगे थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे, उसके बाद जो और नंबर है आपको वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये जो है इनके करंट अभी जो और एक वेबसाइट्स में आपको लेके आता हूँ। सो अगर यहाँ पे देखोगे आप इनका तो डेप्थ जो आप 1.16 है, ओके 1.16 है, एंड 3841 करोड़ का इनका डेप्ट है, ओके, जो नेगेटिव फैक्टर है इस स्टॉक के लिए, ओके। एंड डेप्ट टू इक्विटी 1.16 दिखा रहा है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, ठीक है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखने जाएंगे 21% का दिखा रहा है ये, एंड
बाकी जो एवरेज है 5 साल में नहीं दिख रहा है हम लोग को। 5 साल 3 साल में अगर देखेंगे तो 20% का रिटर्न इक्विटी भी दिया है, वो उतना बुरा नहीं है, वो स्कोर तो ठीक ही है हम लोग बोल सकते हैं। ईपीएस भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स ग्रोथ पिछले 30 साल से 47% का सेल्स ग्रोथ हुआ है स्टॉक में। एंड पिछले 3 महीने से हमको 30% रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। तो 52 वीक्स हाई है जो 474 है जो आपने देखा, एंड 52 वीक लो है 60 रुपीज़ तक ये स्टॉक गया था। अभी करंट प्राइस है 110 से आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर इसका हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अगर देख रहे हो यहाँ पे कंसिस्टेंटली आके ये फरवरी में नीचे गिरा, नीचे ही है अभी फिलहाल भी, काफ़ी दिक्कतें फेस कर रहा है। लेकिन अभी जस्ट इसने 50 डेज डीएमए को काट के थोड़ा ऊपर जा रहा है ये। अगर ये कंसिस्टेंटली कुछ अच्छे न्यूज़ से ऊपर जाएगा तो 200 का डीएमए काटने के लिए हम लोग वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अगर और कुछ जानना चाहते हो आप यहाँ देख सकते हो, बस पॉजिटिव इसमें एक ही है कि कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, ओके, जैसा ऊपर हमने देखा। एंड बाकी काफ़ी दिक्कतें इसमें, प्रोमोटर होल्डिंग जो है 74% प्लेज हुआ है, लाइबिलिटीज इतने के कर्जा है, टैक्स रेट लोग ढंग से टैक्स नहीं पे कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोमोटर होल्डिंग कम होती जा रही है, कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज इशू भी कम है, ठीक है। डिविडेंड तो उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें, ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ न्यूज़ हम लोग देखने जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नेगेटिव चीज़ें कर्जा है, प्रमोटर ने उन लोग का शेयर्स जो है प्लेज किए हैं, गिरवी रखे हैं, वो कंपनी के लिए दिक्कतें हो रही है अभी, ठीक है। अगर जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आया, जो डील्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, रिलायंस का और फ्यूचर रिटेल का, जो आपने डील्स काफ़ी न्यूज़ आपने कुछ दिनों से पढ़ रहे रहोगे। सो जो फ्यूचर रिटेल जो है वो जाके किससे मर्ज होगा, अपने रिलायंस रिटेल से मर्ज होगा बोल के न्यूज़ आ रहा है। एंड उसके लिए वो लोग क्या डील करेंगे वो आपने पढ़ाई होगा। यहाँ पे कुछ फ्राइडे को न्यूज़ आया था, फ्यूचर रिटेल हैज़ listed companies to apparel, groceries, supply chain and total debt of इतना करोड़ है। वो करोड़ को इतना जो कर्जा है उसको कम करने के लिए या जीरो करने के लिए अपना रिलायंस मुकेश भाई ट्राई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बोल के न्यूज़ आया। और उसके बाद कैसा डील होगा वो सब यहाँ पे वो लोग ने लिखा है, वो सब ने पढ़ा होगा। अगर ये लोग रिलायंस के मुकेश भाई अगर अपने कर्जे को क्लोज करने के लिए या कम करने के लिए हेल्प करते हैं तो 30% डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा बोल के कंडीशन डाला है, ऐसे वैसे बोल के यहाँ पे आपने सुना, ये सब आपको न्यूज़ पता है। लेकिन ये जो न्यूज़ आया था वो गलत है बोल के फ्यूचर ग्रुप ने, फ्यूचर रिटेल ने, पता है ये आपको पता है नहीं, ये चीज़ है कि अगर बीएससी में जाओगे तो फ्राइडे इवनिंग को वो लोग ने यहाँ पे लिस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए फ्यूचर रिटेल का आर्टिकल पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर ऑन 17 जुलाई, ठीक है। 17 जुलाई को न्यूज़ आया था कि इसमें इकोनॉमिक्स टाइम में कि रिलायंस इज मूविंग शेयर स्वैप डील विथ फ्यूचर ग्रुप, ओके। स्वैप डील करने के लिए कोशिश कर रहा है और फ्यूचर को उससे प्रॉब्लम होगा या जो भी होगा नुकसान होगा, फ्यूचर स्टेक्स, फ्यूचर जो इन्वेस्टर्स है उनको लॉस होगा, ये सब यहाँ पे लिखा है। आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ने जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू में, तो ये सब लिखा। लेकिन उसके बाद फ्यूचर ग्रुप ने बीएससी में जाके इवनिंग को ये लोग को क्लियरेंस दे दिया, क्लैरिटी दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब गलत न्यूज़ है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये 17 तारीख जुलाई 17 शाम को ये लोग ने अपलोड किया है बीएससी में। मैंने बीएससी से ही आपको उठा के बता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विद वी रेफर टू द report news item published on appearing Economics Times on Reliance Mulling share its swap deal with the future group। सेम टाइटल जो आपने पढ़ा अभी वही टाइटल यहाँ पे वो कि गलत है, ठीक है। आर्टिकल स्टार्टिंग अबाउट बायर्स नोटिफाइंग लेंडर्स विद रिस्पेक्ट डिटेल वी विश टू हियर बाय इन्फॉर्म सब लिखा है यहाँ पे कि जो भी वो लोगों ने लिखा है वो सब गलत है, ठीक है। सच न्यूज़ आइटम इज जंक, प्योरली स्पेकुलेटिव एंड मैलिशियस इन नेचर, मतलब सब गलत है, सब बकवास है, वो मत सुनो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग स्टिल नीचे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है हम लोग को, कैसे पैटर्न रहेगा, हम लोग का डील क्या रहेगी, वो अभी तक किसी को नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग रेगुलेशन 30 के हिसाब से बीएससी वेबसाइट में अपलोड करेंगे। रेगुलेशन 30 जो होता है जब भी एक लिस्टेड कंपनी अपने जो इम्पोर्टेंट मैटर्स जो भी है बताना चाहती है लोगों को, वो उनको पहले करना होता है बीएससी की वेबसाइट पे, कि उनके पहले अगर ये इकोनॉमिक्स टाइम्स हो और कोई हो आके उसके बारे में न्यूज़ लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। वो उसके लिए वो लोग जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे। लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने यहाँ पे क्लैरिटी क्लियर दे दी कि जो भी न्यूज़ आपने सुना वो रिलायंस का 30% कट करके हम लोग
जो पैसा नहीं देंगे फ्यूचर वालों को, शेयर को स्वैप करेंगे, ऐसा वैसा जो भी सुना आपने वो सब गलत है, बकवास है, उसको मत सुनो। ये जो न्यूज़ दिया है वो आपको सुनना पड़ेगा बोल के फ्यूचर रिटेल ने क्लैरिफिकेशन आपको दिया है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, अगर आपने वो न्यूज़ सुन के स्टॉक के बारे में कुछ डिसीजन लिया है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मंडे को आप डेफिनेटली उस स्टॉक उस रीज़न के ऊपर ही कुछ एक्शन लेने वाले होंगे। तो ये पहले पढ़िए, उसके बाद आप वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी क्या करना है हम लोग को इस स्टॉक में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी चिंता है। काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काफ़ी लोग इन्वेस्ट किया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी सलाह एक ही कि मैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा, किसको क्या बेनिफिट मिलेगा, किसको शेयर कौन लेगा, या क्या एक्जैक्टली पैटर्न रहेगा, तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बिना कुछ देखे ना समुद्र में कूदना ठीक नहीं है। पहले हम लोग पानी कितना गहरा है वो देखेंगे, जो क्लैरिटी हम लोग मिलती है वो देखेंगे, उसके बाद ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैं भी वही सलाह दूंगा आपको। अभी आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप फंस भी सकते हो। अगर देख रहे हो तो इसका स्टॉक पैटर्न काफ़ी ऊपर नीचे फंस रहा है, मतलब ऑपरेटर के हाथ में ये गेम हो चुका है। वो बस ये न्यूज़ का फायदा उठा के इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर बीच में कहीं घुस जाओगे, अगर यहाँ घुस गए तो फिर नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ आ गए तो यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे तो इसका ट्रेड पैटर्न बराबर नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है स्टॉक में अभी। तो मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए, क्लैरिटी आने दीजिए क्या होगा इस स्टॉक में। हम लोग जब न्यूज़ मिलता है तब हम लोग कॉन्फिडेंटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब तक मैं तो नहीं इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपको मर्जी है, आप अगर चाहते हो एंटर करना तो आपका रिस्क लेके कर सकते हो, काफ़ी रिस्क की टाइम है अभी। अगर आप रिस्क लेके कमाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आपका एनालिसिस, आपको इसका एनालिसिस अच्छे से करना होगा, सारा न्यूज़ अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको और थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर आपको मैं प्राइस फोरकास्ट दिखाऊं इस वेबसाइट के हिसाब से, ये और आगे जाएगा, क्योंकि अगर 100% एनालिस्ट जो इसको रेकमेंड कर रहे हैं बाई करने के लिए, एंड इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा है साइट में कि वो है लगभग 397% का अप जाने के चांसेस है। इसमें बोल रहे हैं कि 550 तक जा सकता है। एक बार ये स्पीड पकड़ेगा तो 258 लो इसका आने के चांसेस हैं। 410 मीडियन है बोल के ये वेबसाइट बता रहा है, फ्रॉम द 7 एनालिस्ट जो इसको एनालिसिस किए हैं, ठीक है। तो ऐसा है तो आगे जा सकता है। अगर आपने यहाँ तक इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक वेट किया है, थोड़ा और तो जो है वेट कर सकते हैं। इस स्टॉक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी आने में टाइम लग सकती है, ठीक है। अगर आपको आपके पास फ्यूचर का और रिलायंस के डील होने के बाद पता नहीं क्या डिसीजन लेगा, अगर रिलायंस के शेयर आपको मिलेंगी तब भी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि रिलायंस भी अच्छा कंपनी है। आपको पता है मुकेश भाई के हाथ में अगर कोई कंपनी आती है वो डेफिनेटली वो अच्छे से उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड और वो इतना इतना होशियार है भी, डील को भी इतना है वो स्मार्टली हैंडल करेंगे कि कभी रिलायंस को नुकसान ना हो। तो आपको थोड़ा होशियार होके इसमें काम करना होगा। अभी अर्जेंट में या पैसे कमाने के लालच में इस कंपनी में अभी मत कूदिए, क्योंकि आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा वेट कीजिए, क्लैरिटी मिलने दीजिए, आपको लगने दे इसका ग्रोथ क्या है, कैसा होगा, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। भले थोड़ा कमाई या आपको प्रॉफिट कम मिले, लेकिन आप पैसा गंवाने से बच सकते हो, है ना। तो इतना मुझे बोलना था दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी बताइए। अगर कुछ और कमेंट है आपका तो नीचे लिखिए। मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक बिंदास रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, अपना हर पल जियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।